हेलो बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं अपना माइटोसिस, जिसका कि हमने इंटरफेस और इंट्रोडक्शन अपने प्रीवियस वीडियो में कवर किया है। और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे अपने अलग अलग फेजेस ऑफ माइटोसिस के। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि एम फेज माइटोसिस में जो टोटल हम एम फेज के अंदर पढ़ेंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, उस एम फेज की क्या रेलेवेंस है, उस एम फेज के क्या फीचर्स हैं। जो ये आपका एम फेज है, ये आपकी इक्वेशनल डिवीजन है। ठीक है, इक्वेशनल डिवीजन मतलब इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेम रहते हैं, वो चेंज नहीं होते। अब इसमें होता क्या है, इसके दो स्टेप्स में काम चलता है। एक होता है कैरियोकाइनेसिस और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस और साइटोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, तो स्टार्ट किससे करेंगे हम कि पहले होगा न्यूक्लियस डिवाइड, उसके बाद साइटोप्लाज्म की डिवीजन होगी। अब इस फेज को एनसीईआरटी बोलती है कि ये मोस्ट ड्रामेटिक फेज है। सारा ड्रामा जो सेल डिवीजन का चल रहा है वो इसी में है। दिस इज द मोस्ट ड्रामेटिक फेज। अब मेजर इवेंट्स क्या हैं इस माइटोसिस के प्रोसेस में होने के? मेजर इवेंट्स में आप ये देखते हैं कि जो सेल है उसके साइटोप्लाज्म की, सेल की ऑर्गेनेलीज की और सेल का जेनेटिक मटेरियल, ये तीनों जो चीज़ें हैं सेल की, उन सब की होती है रीऑर्गेनाइजेशन। तो माइटोसिस फेज में हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेलीज और जेनेटिक मटेरियल की रीऑर्गेनाइजेशन हो रही है। इक्वेशनल डिवीजन क्यों कहते हैं ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो पेरेंट्स और प्रोजेनी में सेम रहते हैं। इक्वेशनल डिवीजन का मतलब कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम है पेरेंट्स और प्रोजेनी में। ये आपकी प्रोग्रेसिव प्रोसेस है। ठीक है, यानी कि हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये कोई क्लियर कट डिमार्केशन है फेजेस के बीच में, ऐसा नहीं है। ये एक प्रोग्रेसिव है, एक इवेंट के बाद दूसरा इवेंट के बाद तीसरा इवेंट चलता रहेगा। ऐसा कुछ फेजेस जैसा सेल को कुछ नहीं मालूम कि मैंने किस फेज में जाना है। जैसे हमारी बॉडी की ग्रोथ है, हमारा चाइल्डहुड है, एडोलेसेंस है, फिर ओल्ड एज है, कंटिन्यूसली चल रहा है, लेकिन हमने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इसको अलग अलग फेजेस में डिवाइड कर लिया। ऐसे ही माइटोसिस में भी हमने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इसको 4 फेजेस में डिवाइड कर लिया। जो सेल डिवीजन, जो कैरियोकाइनेसिस वाला प्रोसेस है, उसके 4 फेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। पी मैट से इसको याद करेंगे, 4 फेजेस। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला आता है आपका प्रोफेज। दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस। ठीक है, अब यहां से हम शुरू करते हैं। हम सेल साइकिल में ऑलरेडी कर चुके हैं कि G2 फेज के बाद हमारा आएगा प्रोफेज। अब प्रोफेज में जब सेल एंटर कर रहा है तो उसके पास क्या क्या उसको चीज़ें रेडी मिल रही हैं, क्या क्या चीज़ें सेल के पास ऑलरेडी हो चुकी है। डीएनए का डुप्लीकेशन हो चुका है। डीएनए डुप्लीकेट कहाँ हुआ था? एस फेज में। तो डीएनए हमारा डुप्लीकेट हो चुका है, लेकिन अभी डीएनए क्या है, बहुत ज़्यादा इंटरट्वाइंड है, खिचड़ पुचड़, बिल्कुल गुच्छा बना हुआ है। एक डीएनए जो है आपका गुच्छे की फॉर्म में है और डिस्टिंक्टली डीएनए आपको नज़र नहीं आता। अब इसमें सेंट्रोसोम्स भी डिवाइड हो चुके थे और 2 सेट्स ऑफ सेंट्रोसोम, मतलब ये सारी प्रोफेज में आने से पहले सेल ने पूरी तैयारी करके रखी हुई है। हाँ जी भैया, डीएनए भी डबल हो गया, लेकिन डीएनए बहुत घिचपिच गुच्छा बना हुआ है और 2 सेंट्रोसोम्स भी हो गए। तो अब सेल एंटर करता है प्रोफेज में। अब प्रोफेज को थोड़ा कन्वीनियंस के हिसाब से बुक्स में अर्ली और लेट प्रोफेज के नाम से बताया गया है। अब जब ये प्रोफेज में एंटर हुआ है, मतलब अभी सेल की प्रोफेज स्टार्ट हुई है, तो अर्ली प्रोफेज में आपको दिखेगा क्रोमोसोमल मटेरियल जो है वो अनटैंगल होना शुरू हो रहा है। जो ये पहले इंटरट्वाइंड था, बिल्कुल गुच्छा बना हुआ था, अब धीरे धीरे वो गुच्छा खुलना शुरू हो रहा है। और जैसे जैसे ये गुच्छा खुलता जाएगा, कंडेंसेशन होती जाएगी क्रोमोसोमल मटेरियल की। ठीक है, पहले कैसा था, डीएनए सारा ऐसे गुच्छे गुच्छे की फॉर्म में डीएनए पड़ा हुआ है सारा। अब ये डीएनए धीरे धीरे खुलता जाएगा ऐसे,
ऐसे करके डीएनए खुलता जाएगा, कहीं कहीं पे यूक्रोमैटिन की फॉर्म में, कहीं कहीं पे हेट्रोक्रोमैटिन की फॉर्म में ये डीएनए खुलता जाएगा। जो सेंट्रोसोम्स हैं वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करने शुरू होंगे। ठीक है, सेंट्रोसोम्स जो है आपके ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव होने शुरू होंगे और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसकी धीरे धीरे गायब होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये आपके प्रोफेज में कुछ चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, प्रोफेज में क्या क्या हो रहा है आपका? प्रोफेज में हो रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होनी शुरू हो जाएगी। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट करके बिखरनी शुरू हो जाएगी, सेंट्रोसोम्स मूव करने शुरू कर जाएंगे और जो क्रोमोसोम है वो कंडेंस होने शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे प्रोफेज आगे बढ़ता चला जाएगा, प्रोफेज में टाइम बीतता चला जाएगा, तो हम देखेंगे कि जो ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोमल मटेरियल जो है, अब हमें इन क्रोमोसोम्स की फॉर्म में नज़र आएगा। अभी ऐसे क्रोमोसोम नज़र आ रहे हैं। ऐसे क्रोमोसोम क्यों नज़र आ रहे हैं? हम कभी कहते हैं कि क्रोमोसोम ऐसे हैं, इस फॉर्म में है, और कभी हम कहते हैं कि क्रोमोसोम हमारे इस फॉर्म में है। ये तो क्रोमोसोम कभी ऐसा और कभी ऐसा क्यों कहते हैं हम? अभी तो हमने ये वाला फॉर्म देखा। इसमें क्या है, जो हमें मालूम है कि एस फेज में हमारा डीएनए डुप्लीकेट हो चुका था, तो अब क्रोमोसोम डबल हो चुके हैं। मतलब नंबर नहीं चेंज होगा, क्रोमोसोम का नंबर उतना ही रहेगा, लेकिन क्रोमोसोम अपने आप को 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स की फॉर्म में जोड़ कर रखेगा। तो अब इस फेज में आपको दिखेगा कि थोड़े थोड़े क्रोमोसोम्स हमारे कंडेंस होने शुरू हो रखे हैं। इनको कहते हैं माइटोटिक क्रोमोसोम्स। अब ये 2 सिस्टर क्रोमैटिड जुड़े हुए हैं क्रोमोसोम, ये सेंट्रोमियर है सेंटर में। यहाँ से आपको जो क्रोमोसोम है ये थोड़े कंडेंस्ड फॉर्म में दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप प्रैक्टिकल की स्लाइड्स देखोगे तो भी आपको प्रोफेज में ये थोड़े थोड़े कंडेंस्ड दिखने शुरू होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर हमें कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स देखना है तो हमको मेटाफेज में दिखता है। अभी ये पूरी तरह से 100% कंडेंस नहीं हुआ, लेकिन हाँ कंडेंस होकर के दिखने वाली थोड़ी थोड़ी स्टेज में ये पहुंच चुका है। अब बनना शुरू होगा इसके साथ साथ माइटोटिक स्पिंडल। अब ये माइटोटिक स्पिंडल क्या है, ये थोड़ा अभी हम आगे आएंगे, बार बार ये शब्द आपके सामने आएगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। इसके साथ साथ जो सेल ऑर्गेनालीज हैं, गोल्गी बॉडीज है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और न्यूक्लियोलस है, ये सेल के न्यूक्लियस से डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएंगे। और जैसे ही हम इसके एंड तक आएंगे तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन काफ़ी हद तक डिसअपियर हो जाएगी, लेकिन कंप्लीटली डिसअपियर प्रोफेज में नहीं होती। प्रोफेज से जैसे ही सेल लास्ट में आता है तब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर पूरी हो जाती है। और जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गई तो हम बोलते हैं कि सेल अपना सेकेंड फेज में आ गया, जिसको बोलते हैं मेटाफेज। अब मेटाफेज में जब आपको सेल दिख रहा है तो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिल्कुल गायब हो चुकी है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब है ही नहीं। तो अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये कहाँ हैं? जाहिर सी बात है कि क्रोमोसोम्स अब पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म के बीच में आ गए। ठीक है, और ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ना डिसइंटीग्रेट, ये गायब नहीं होती, ये थोड़े थोड़े वेसिकल्स बना करके सेल के बीच में पड़ी रहती है, क्योंकि इसको बाद में यूज आना है अभी। तो यहाँ पर आपके जो ये क्रोमोसोम है ये साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली फैल गए हैं। अब न्यूक्लियस है ही नहीं अलग से। ठीक है, अब यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स हैं इनका कंप्लीट कंडेंसेशन हो जाता है और यहीं पर आपको जो ये क्रोमोसोम्स हैं सबसे ज़्यादा स्टडी करने के लिए इसी फेज के हम लेते हैं। और इस फेज में जो क्रोमोसोम आ गए हैं इसको हम मेटामॉर्फिक क्रोमोसोम्स मेटाफेजिक क्रोमोसोम्स इनको हम कहते हैं। ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये सबसे ज़्यादा कंडेंस्ड फॉर्म है और हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप में बहुत अच्छे से ये मेटाफेज में आए हुए क्रोमोसोम्स नज़र आते हैं। और यही क्रोमोसोम्स हैं जो हम मॉर्फोलॉजी के लिए, साइज़ के लिए और नंबर के लिए यूज़ करते हैं स्टडी करने के लिए। अगर हमें स्टडी करनी है मॉर्फोलॉजी की, साइज़ की और नंबर की, तो हम मेटाफेज के क्रोमोसोम्स को ही स्टडी करते हैं। ठीक है, अब ये देखिए सेंट्रियोल्स आ गए हैं बिल्कुल कॉर्नर पे, दोनों पोल्स की तरफ सेंट्रियोल्स आ गए हैं। अब ये दोनों पोल्स पे जब सेंट्रियोल्स आ गए हैं, अब ये सेंट्रियोल्स क्या हैं? जो सेंट्रोसोम्स हैं ये क्या है?
ज़रा इसके स्पिंडल फाइबर को भी समझने की, ये स्पिंडल एपरेटस को, माइटोटिक एपरेटस को समझने की कोशिश करते हैं। पिक्चर थोड़ी लाइट है बट मैं इसको थोड़ा डार्क कर देती हूँ। ये आपका सेंट्रियोल है जो यहाँ पर है। अगर एक है तो इसको हम सेंट्रियोल बोलते हैं, और अगर ये ऐसे करके दो के पेयर में लगे हुए हैं इनको हम सेंट्रोजोम्स बोलते हैं। जब ये सेल डिवाइड होना शुरू होता है तो इस सेंट्रोजोम में से आपको माइक्रोट्यूब्यूल के फिलामेंट्स आते नज़र आते हैं ऐसे। इस स्टेज में हम इसको एस्टर बोलते हैं। ये आपका एस्टर बन गया, ठीक है। अब ये एस्टर जो है ये सेल के दोनों कोनों में पहुंच गए, दोनों पोल्स की तरफ पहुंच गए ऐसे, ठीक है। ये एस्टर बना हुआ है पूरा। अब इन एस्टर से दोनों तरफ हैं ऐसे, इन एस्टर से निकल रहे हैं हमारे स्पिंडल फाइबर्स। ये आपके निकल रहे हैं स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। अब ये पूरी चीज़, ये दो एस्टर्स जो आपके बने हैं, जो आपका ये स्पिंडल फाइबर्स बन रहे हैं दोनों यहाँ से और यहाँ से, इन सबको हम बोलते हैं, मिलाकर बोलते हैं माइटोटिक एपरेटस। इसको हम बोलते हैं माइटोटिक एपरेटस। तो ये देखिए माइटोटिक एपरेटस बनना शुरू हो गया अच्छे से। अब एक बार ये हम जो आपका मेटाफेजिक क्रोमोसोम है इसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं। ये देखिए कैसे है ये मेटाफेजिक क्रोमोसोम में आपको दो क्रोमैटिड दिखेंगे जो कि सेंट्रोमियर से अटैच्ड है। अब इस सेंट्रोमियर के ऊपर डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर लगा रहता है। सेंट्रोमियर के ऊपर डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर लगा जाता है, जिस डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर को आप बोलते हो काइनेटोकोर। अब ये काइनेटोकोर की क्या इंपॉर्टेंस है? ये काइनेटोकोर ही है जो ये स्पिंडल फाइबर को पकड़ेगा, ठीक है। ये स्पिंडल फाइबर किस चीज़ के बने हुए? ट्यूबुलिन प्रोटीन के। अभी हमने पढ़ा था G2 फेज में ट्यूबुलिन प्रोटीन सिक्रीट होता है, वो ट्यूबुलिन प्रोटीन इसके फाइबर्स को बनाता है। अब ये फाइबर्स इस काइनेटोकोर से अटैच हो गए, यानी कि ये देखो यहाँ वाला भी इधर से अटैच हो गया। तो एक क्रोमोसोम के ऊपर दोनों तरफ से स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो रखे हैं। एक क्रोमोसोम के ऊपर दो स्पिंडल फाइबर अटैच हो रखे हैं, ठीक है। अब ये स्पिंडल फाइबर क्यों अटैच करने ज़रूरी हैं? अब इस क्रोमोसोम को तोड़ना है हमें दो पार्ट्स में, हमें इन दोनों को अलग करना है। अब इनको अलग करने के लिए कोई पकड़ के खींचेगा तो बेटर रहेगा। तो ये कुछ इस तरीके से समझिए कि यहाँ पर हमने हुक लगा दिए और हुक के साथ हम धागे बांधकर अब इनको खींचेंगे। जब हम इनको खींचेंगे तो ये यहाँ से दो पार्ट्स में टूट जाएगा। तो एक क्रोमैटिड ऊपर चला जाएगा, एक क्रोमैटिड नीचे आ जाएगा। देख रहे हो इसकी, जो मैं आपको खूबसूरती की बात कह रही थी कि पहले डबल किया, डबल करने के बाद हमने इनके क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के साथ स्पिंडल फाइबर लगाए, ठीक है। ये ऐसे देखो, ये स्पिंडल फाइबर लग गए इसके साथ, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हट चुकी है, इसकी ब्रेक हो गई, ये स्पिंडल फाइबर लग गए। अब ये जो स्पिंडल फाइबर हैं ये थोड़े थोड़े खींचेंगे। कैसे? जैसे ये वाला यहाँ दूर है तो इसका ये वाला स्पिंडल फाइबर ज़्यादा पुल करेगा, ये कम पुल करेगा। इसमें ये वाला ज़्यादा पुल करेगा, ये कम पुल करेगा। तो ये सारे पुल आउट होते होते ये इसके सेंटर पर आके सेटल हो जाएंगे ऐसे। ये माइटोटिक स्पिंडल के इक्वेटर पर आकर सारे क्रोमोसोम्स ऐसे लग जाएंगे। ये एक तरह से जैसे प्लेन बना देते हैं, ठीक है। ये अब आपको 2D में दिख रहा है। वैसे इमेजिन करो, एक बिल्कुल आपने क्या करा, एक तरबूज काट लिया। तो तरबूज को अगर आप बीच में से, सेंटर में से काटो और उसके सारे बीज अगर इस तरफ लग जाएं तो जो प्लेट सी बन गई पूरा एक, वो यहाँ पर कहलाती है आपका मेटाफेजिक प्लेट। अब ये प्लेट में पूरे यहाँ पर आपके लग गए हैं, इक्वेटर पर आते हुए आपके लग गए हैं सारे क्रोमोसोम्स, ठीक है। ये देखिए, अब यहाँ पर ये बात आपको याद रखनी है कि क्रोमोसोम जो इक्वेटर पे लगे हैं वो स्पिंडल के इक्वेटर पे लगते हैं, सेल के इक्वेटर की हम बात नहीं कर रहे। इस केस में आप जब देख रहे हैं तो आपको लग रहा है कि भाई ये तो सेल के सेंटर में लगा हुआ है, सेल के इक्वेटर में है, मगर ऐसा नहीं है, ये लगता है स्पिंडल के इक्वेटर पर, ठीक है। अब आप ऐसे मेरी बात कैसे मान लें, है ना। तो एक नीचे डायग्राम से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ये देखिए, ये आपका स्पिंडल जो हमने ऊपर करा है बिल्कुल वैसा है। लेकिन अगर सेल में कोई वैक्यूल है जिसने जगह ज़्यादा ऑक्यूपाई करी है और डिवीजन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो आप ये देखिए जो स्पिंडल है, ये जो स्पिंडल का इक्वेटर है, यहीं पर आकर के सारे क्रोमोसोम्स
सेटल डाउन हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, प्लेन में लग जाएंगे, ऐसे करके ये आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए इनके नाम भी रख देते हैं हम। ये सिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर है, ये एसिमेट्रिकली कर रहा है। तो आपकी बुक में जो एनसीईआरटी में है वो यही है कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो स्पिंडल के इक्वेटर पर आकर लग जाते हैं। ये नीचे वाला डायग्राम नहीं है, बट दिस इज जस्ट कि आपको समझ आ जाए इसलिए ड्रॉ किया है। नाउ अब हम मेटाफेज के बाद कहाँ जाएंगे? हम चलेंगे अब एनाफेज की तरफ। आते हैं हम एनाफेज में। एनाफेज, एनाकोंडा तोड़ देगा, है ना, इसमें टूट जाएंगे क्रोमोसोम्स। तो एनाफेज को हम मानेंगे स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम। ये जरा एना एना ना बड़ा डेंजरस सा लग रहा है, अन्ना एना, है ना, एनाकोंडा तोड़ देगा ये क्रोमोसोम्स को। ऐसे याद कर लोगे तो थोड़ा सा फनी है, ठीक है। अब ये क्या है आपके, देखो 2n क्रोमोसोम्स जो थे ये सारे आपके मेटाफेजिक प्लेट पर लग गए। अब ये जो स्पिंडल है ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और ये क्रोमोसोम्स स्प्लिट होंगे और सेंट्रोमियर से टूटते हुए ये एक जो इसका क्रोमैटिड है और एक इसका ये क्रोमैटिड है, ये क्रोमैटिड टूटकर एक ऊपर एक नीचे दोनों ऑपोजिट पोल की तरफ जाना शुरू कर देंगे, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर एक बात देख रहे हो आप, ये 2n है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n है, तो यहाँ पर भी देखो इधर भी 2n क्रोमोसोम आ गए, इधर भी 2n क्रोमोसोम आ गए। ये पहली बार और आखिरी बार सेल की लाइफ में होता है कि उसके पास क्रोमोसोम का नंबर ही डबल हो गया। और एनाफेज आपको मालूम है कि सेल साइकिल का सबसे छोटा फेज है, क्योंकि इतने सारे क्रोमोसोम्स तो एक सेल के अंदर हो भी नहीं सकते ना वैसे, तो इसको सबसे छोटा फेज है कि कुछ बहुत थोड़े टाइम के लिए ये क्रोमोसोम्स का नंबर देखो डबल हो रहा है। 2n यहाँ भी है, 2n यहाँ भी है। अब जब ये खींच रहे हैं तो आप देख रहे हो ये किस तरीके से खींच रहे हैं। जो इनके सेंट्रोमियर है ये तो लीड कर रहे हैं, ये लीड कर रहे हैं इनको पीछे ले जाने में, यहाँ से भी और यहाँ से भी इसको लीड कर रहे हैं। और जो इसकी आर्म्स है ये इस सेंट्रोमियर को पीछे पीछे इनके साथ खींचती हुई आ रही है। ये ट्रेलिंग बिहाइंड, इसके लिए वर्ड जो यूज़ करते हैं, आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम्स दे ट्रेल बिहाइंड एंड सेंट्रोमियर आर द लीडिंग एज, ठीक है। तो ये एनाफेज में आपका हो गया। अब यहाँ पर तो आप देख रहे हो कि अभी मैंने ड्राइंग की वजह से सारे वी शेप के बना दिए, लेकिन क्रोमोसोम्स की शेप पर यहाँ पर अलग अलग शेप्स के फॉर्मेशंस आती हैं। अब जरा से यहाँ देख लेते हैं पहले, फिर वापस ऊपर चले जाएंगे अभी देखने के लिए उसको, कि क्रोमोसोम्स हमारे 4 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स है डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर। अगर बिल्कुल सेंटर में सेंट्रोमियर है तो वो कहलाता है हमारा मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, और अगर साइड पर है थोड़ा सा खिसक जाता है, मतलब सेंटर से थोड़ा सा इधर, दैट विल बी सब मेटासेंट्रिक, और बहुत इधर आ जाता है तो एक्रोसेंट्रिक, और बिल्कुल टिप पर आ जाता है तो टीलोसेंट्रिक। अब इसके ऊपर जुड़ गया यहाँ से फाइबर और यहाँ से भी जुड़ गया, तो जब ये इसको खींचेगा तो देखिए वी शेप में जाएगा, इन्वर्टेड वी शेप। अब सब मेटासेंट्रिक का अगर खींचेगा यहाँ से और यहाँ से, तो ये किस शेप में चला जाएगा? एल शेप में। एक्रोसेंट्रिक कौन सी शेप बनाता है? जे शेप। यहाँ से खींच लिया इसको इसने, स्पिंडल फाइबर यहाँ से भी खींच रहा है और यहाँ से भी खींच रहा है। और टीलोसेंट्रिक आपका आई फॉर्म बनाता है कि ये जो सेंट्रोमियर है वो आपका ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ और ट्रेलिंग बिहाइंड दी आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम्स। तो ये आपका यहाँ से टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम से आप इनकी शेप समझ सकते हैं, ठीक है। कुछ लाइंस इनकी और देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ से आप देख रहे हैं ये सिस्टर क्रोमैटिड से ये टूट गए। अब यहाँ से देखिए क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड टूट रहे हैं और टूटने के बाद हम इनका नाम चेंज कर देते हैं, हम इनको बोल देते हैं डॉटर क्रोमैटिड्स। सिस्टर टूटी और डॉटर बन गई, है ना। तो जब हम साथ साथ रह रहे हैं तो सिस्टर हैं, अलग अलग चले गए तो इस सेल से बने हुए ये डॉटर क्रोमैटिड हैं, और यही डॉटर क्रोमैटिड आगे चल करके जो सेल बनेगा उसके न्यूक्लियाई बनेंगे, ठीक है। तो इवेंट्स को अगर हम समराइज करें तो कैसे करेंगे?
क्रोमोसोम स्प्लिट्स हो रहे हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट हो रहे हैं, डॉटर क्रोमैटिड्स की फॉर्मेशन हो रही है, क्रोमैटिड्स ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर रहे हैं, सेंट्रोमियर लीडिंग एज बना रहे हैं और आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम्स ट्रेलिंग बिहाइंड है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने लास्ट फेज की तरफ जो है हमारा टीलोफेज। अब ये कुछ प्रोफेज का बिल्कुल उल्टा है, जो चीज़ें प्रोफेज में चली गई थी टीलोफेज में वो चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी। अब भी जो हमारे डॉटर क्रोमैटिड्स हैं वो एंड्स पर पहुंच गए, पोल्स पर पहुंच गए, क्रोमोसोम्स यहाँ पर डीकंडेंस होने शुरू हो गए, यानी कि जो हमारे बिल्कुल कंडेंस्ड क्रोमोसोम्स दिख रहे थे अब वो डीकंडेंस होकर के फाइबर की फॉर्म में आने शुरू हो गए। अब यहाँ पर क्रोमोसोम्स ने अपनी इंडिविजुअलिटी लूज कर दी। अब वो कोई एक इंडिविजुअल की तरह नहीं दिख रहे हैं, कोई डिस्क्रीट एलिमेंट की तरह नहीं दिख रहे हैं, वो एक धागे की तरह दिख रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या हो गया, एंड्स पर क्रोमैटिन मटेरियल का क्लस्टर बन गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आने लग गई, जो हमारे न्यूक्लियोलस गोल्जी ईआर इधर खो गए थे वो भी रीअपियर होने शुरू हो गए। और जो स्पिंडल बनना शुरू हुआ था अब उसका काम तो खत्म हो गया, हमें धागा चाहिए किस लिए था, इनको अलग अलग करने के लिए, अब उसका काम खत्म, तो स्पिंडल फाइबर जो है वो डिसअपियर हो गए और हमारे पास एक ही सेल में 2 डॉटर न्यूक्लियाई नजर आने शुरू हो गए। देखो एक ही सेल के अंदर 2 डॉटर न्यूक्लियाई हैं। अब ये 2 डॉटर न्यूक्लियाई को अलग करना है। ठीक है, अब इन 2 डॉटर न्यूक्लियाई को अलग करना है, तो इनको अलग करने के लिए हमारा प्रोसेस रहेगा साइटोकाइनेसिस। अगर ये किसी कंडीशन में अलग नहीं होते तो इनको सिंसाइटियम कंडीशन बोलते हैं, जिसमें एक ही सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। अब जरा देखें कि हम बोलते हैं सेंट्रोसोम्स तो प्लांट में है नहीं, तो प्लांट में कैसे होता है स्पिंडल फॉर्मेशन। प्लांट में स्पिंडल फॉर्मेशन डायरेक्टली होता है, कोई एस्टर इसमें फॉर्मेशन नहीं होती। ठीक है, जस्ट आउटसाइड द न्यूक्लियस ऐसे ही स्पिंडल फाइबर डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, इसको बोलते हैं हम एनेस्ट्रल टाइप। अब चलते हैं हम, ये ज़्यादा आपके डिटेल में नहीं जाना इसमें। अब हमारा मेन जो टॉपिक आ रहा है दैट इज साइटोकाइनेसिस। अब साइटोकाइनेसिस प्लांट्स और एनिमल्स में अलग अलग तरीके का होता है। एनिमल्स में बहुत सिंपल है, कैसे होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है आपकी फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन धीरे से ऐसे बेंड होगी अंदर की तरफ, धीरे से अंदर की तरफ ऐसे बेंड होगी, जैसे पिंच, किसी ने पिंच कर दिया हो, चुप दबा दिया हो ऐसे करके, और ये एक फरो सी बना देगी अंदर की तरफ। ये फरो धीरे धीरे डीप होती चली जाएगी और लास्ट में आकर फरो सेंटर पे आके मिल जाएगी, और जैसे ये फरो मिलेगी ये 2 डॉटर सेल्स अलग अलग हो जाएंगी। इसमें क्या हो रहा है, बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है, तो इस तरीके की साइटोकाइनेसिस को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल साइटोकाइनेसिस। प्लांट सेल में कुछ अलग रहता है। अब प्लांट सेल में क्या रहता है, प्लांट सेल में प्लेट फॉर्मेशन होती है। ठीक है, क्या होता है प्लांट सेल में, ये देखो स्पिंडल फाइबर्स के कुछ रिमेन्स रह जाते हैं, वो बेस फॉर्म करते हैं और यहाँ पर आपकी प्लांट से प्लेट फॉर्म हो जाती है। ठीक है, सेल प्लेट। इसके ऊपर धीरे धीरे कैल्शियम पैक्टेट, गोल्गी बॉडी कैल्शियम पैक्टेट डिपॉजिट करना शुरू करता है बाहर की तरफ। कैल्शियम पैक्टेट यहाँ डिपॉजिट किया, यहाँ डिपॉजिट किया, फिर आगे डिपॉजिट किया, फिर आगे डिपॉजिट किया, धीरे धीरे ये लाइन आगे की तरफ बढ़ती चली जाती है और ये पूरी की पूरी एक लाइन बन जाती है जिसको हम बोलते हैं सेल प्लेट या मिडिल लैमेला। ठीक है, अब ये क्या जा रहा है, ये इनर से आउटर की तरफ जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल। और धीरे धीरे ये पूरी प्लेट अलग हो जाती है, फिर फॉर्मेशन होती है सेल वॉल की, और फिर बन जाती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये 3 लेयर्स बन जाती हैं और हमारे दोनों प्लांट सेल्स अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि अगर ये साइटोकाइनेसिस नहीं होगी तो सिंसाइटियम कंडीशन आपको देखने को मिलती है, जिसमें एक ही सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। और ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, कोकोनट का जो लिक्विड एंडोस्पर्म है वो आपका सिंसाइटियम कंडीशन में है। नाउ माइटोसिस की लोकेशन ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि प्लांट सेल में हैप्लॉइड और डिप्लॉइड में दोनों में होती है, और एपिकल मेरिस्टेम और कैम्बियम में माइटोसिस देखने को मिलती है। वहीं एनिमल सेल में ज़्यादातर डिप्लॉइड सोमैटिक सेल में होती है, जैसे गट में, स्किन में, ब्लड सेल में,
और अगर हैप्लॉइड देखनी है तो हैप्लॉइड हमको सिर्फ सोशल इंसेक्ट्स में देखने को मिलती है। अब ज़रूरत क्या है माइटोसिस की? व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस? माइटोसिस से ग्रोथ होती है, माइटोसिस से रिपेयर होती है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। यूनिसेलुलर में ग्रोथ के साथ साथ माइटोसिस रिप्रोडक्शन का काम भी करते हैं और माइटोसिस से सेल का न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक रेशियो मेंटेन्ड रहता है। अभी देखिए सेल छोटा है, साइटोप्लाज्म कम है। ये सेल बड़ा हो गया, साइटोप्लाज्म ज़्यादा हो गया तो साइटोप्लाज्मिक रेशियो कम हो गया, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक रेशियो कम हो गया। फिर ये सेल टूट गया तो साइटोप्लाज्मिक रेशियो वापस बढ़ गया और हमारा ये रीस्टोर्ड रहा न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशियो। तो यहाँ पर आपका माइटोसिस टॉपिक ख़त्म होता है। आई होप यू हैव एंजॉयड द टॉपिक, और अगर आपको अच्छा लगा तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। रीड योर NCERT एंड गॉड ब्लेस यू।